नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो हमारा टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में वो था संसद और राज्य विधानमंडल। संसद और राज्य विधानमंडल अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिसको हम कुछ खंडों में बांटकर पढ़ रहे थे और उन्हीं के अंतर्गत आज का जो हमारा खंड रहने वाला है वो है संकल्प और प्रस्ताव, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिजोल्यूशन एंड मोशन। तो आज रिजोल्यूशन एंड मोशन के बारे में आज के क्लास में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आशय समझेंगे संकल्प का और उसके बाद समझेंगे प्रस्ताव का आशय या कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थ क्या है, और उसके बाद इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, संकल्प और प्रस्ताव नाम के जो शब्द हैं उनका प्रयोग संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं हुआ है, अर्थात संविधान में कहीं पर भी इनकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है। तो अब प्रश्न उठेगा, तो संविधान में जब इनका वर्णन नहीं किया गया है तो इनका वर्णन फिर कहाँ किया गया है? इनका वर्णन जो किया गया है वो संसद के प्रक्रिया नियमों में और विधानमंडल के प्रक्रिया नियमों में किया गया है। दिन प्रतिदिन आप संकल्प और प्रस्ताव के बारे में समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, वैसे भी आप जो सामान्य बातचीत में भी संकल्प और प्रस्ताव का नाम आपने कई बार अपनी चर्चा में सुना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संकल्प और प्रस्ताव नाम के जो ये शब्द हैं इनका जो प्रयोग है या इनका जो वर्णन है वो संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। इनका वर्णन कहाँ किया गया है? संसद के प्रक्रिया नियमों में और राज्य के विधानमंडल के प्रक्रिया नियमों में किया गया है। ऐसे और भी शब्द हैं जिनका जो प्रयोग है वो संविधान में तो नहीं किया गया है, संविधान के किसी अनुच्छेद में तो नहीं किया गया है, लेकिन संसद के दिन प्रतिदिन के काम या राज्य विधानमंडल के दिन प्रतिदिन के काम में ये बहुत ही उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि संसदीय समितियां या विधानमंडल की समितियां। इसी प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है संकल्प और प्रस्ताव, इसके विभिन्न प्रकार, इसी प्रकार से पॉइंट ऑफ ऑर्डर, शून्यकाल, प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा, सदन का नेता, विपक्ष का नेता, लेम डक सत्र, स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर नहीं प्रोटेम स्पीकर, ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं दिया गया, अपितु ये सदन के प्रक्रिया नियमों के तहत क्या करे गए हैं, बनाए गए हैं। इनका वर्णन सदन के प्रक्रिया नियमों के तहत किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखते हैं संकल्प आखिर होता क्या है, रिजोल्यूशन आखिर होता क्या है। देखिए, जब भी क्या होता है, सदन में किसी विषय पर चर्चा करनी होती है, सदन में किसी भी विषय पे क्या होती है, चर्चा करनी होती है, तो उस विषय को सदन के समक्ष लाया जाता है। और सदन के समक्ष किसके द्वारा लाया जाता है? सदन के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जाता है। तो सदन के किसी भी सदस्य द्वारा जब सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए या सदन में उस विषय की चर्चा करने के लिए जब कोई मुद्दा लाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? संकल्प कहा जाता है। ये मुद्दा किससे संबंधित होना चाहिए? लोकहित से संबंधित होना चाहिए। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? लोकहित से संबंधित किसी भी मुद्दे पर यदि सदन में चर्चा करनी है तो उसके लिए क्या हथियार है या क्या माध्यम है? उसके लिए संकल्प एक माध्यम है कि उसके विषय में क्या लाना पड़ेगा? संकल्प लाना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया, ये संकल्प जो लाया जाता है वो किसके द्वारा लाया जाता है? सदन के सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा की बात करें तो ये एमपी के द्वारा लाया जाएगा, सांसद के द्वारा, और राज्य के विधानमंडलों की यदि हम बात करें तो ये एमएलएज के द्वारा लाया जाता है या विधायकों के द्वारा लाया जाता है। लाया तो ये किसके द्वारा जाता है? सदस्य के द्वारा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसे वापिस जो है वो सदस्य अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। वापिस लेने के लिए उसे सदन की अनुमति चाहिए होगी। सदन की अनुमति के बिना सदस्य द्वारा लाया गया संकल्प वापिस उसकी मर्जी से नहीं लिया जा सकता। नंबर 3 जो बात है वो ये है कि संकल्प में चर्चा जो हो सकती है वो केवल उसी मुद्दे पर या केवल उसी विषय पर हो सकती है जिस विषय के लिए वो संकल्प लाया गया है। जिस बात पर चर्चा के लिए संकल्प लाया गया है, केवल उसी बात पर चर्चा उस संकल्प के अंतर्गत हो सकती है, अन्य बातों पर चर्चा उस संकल्प के अंतर्गत नहीं होगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु, 3 महत्वपूर्ण बातें संकल्प के बारे में जिनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे संकल्पों के प्रकार की। संकल्पों के प्रकार की यदि हम बात करें तो मोटे तौर पर संकल्पों को हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो है गैर सरकारी संकल्प या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाए गए संकल्प। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये संकल्प जो लाए जाते हैं ये
संसद के उन सदस्यों द्वारा या सदन के उन सदस्यों द्वारा लाए जाते हैं जो कि मंत्री नहीं होते हैं, जो कि क्या नहीं होते हैं, मंत्री नहीं होते हैं, उनके द्वारा लाए जाते हैं। और इन पर जो चर्चा होती है वो प्रत्येक महीने के दूसरे शुक्रवार को होती है। वो दिन इनके लिए, इन पर चर्चा के लिए निर्धारित किया हुआ है सदन के प्रक्रिया नियमों के तहत। दूसरे प्रकार के संकल्प होते हैं सरकारी सदस्यों द्वारा लाए गए संकल्प। और सरकारी सदस्यों द्वारा जो संकल्प लाए जाते हैं वो ऐसे संकल्प होते हैं जो कि मंत्रियों के द्वारा लाए जाते हैं। मंत्रियों के द्वारा यदि कोई संकल्प लाया जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, सरकारी संकल्प कह दिया जाता है। और इस पर चर्चा के लिए जो दिन नियत है वो है प्रत्येक सोमवार से लेके शुक्रवार तक, यानी कि सप्ताह में 4 दिन। तीसरे प्रकार के संकल्प कहलाते हैं सांविधिक संकल्प। सांविधिक संकल्प, और इस प्रकार के जो संकल्प हैं वो सदन के किसी भी सदस्य द्वारा लाए जा सकते हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे सामान्य सदस्य हो संसद का, सभी के द्वारा इस प्रकार के संकल्प जो हैं वो लाए जा सकते हैं। तो ये था संकल्प का कॉन्सेप्ट, और संकल्प को किस प्रकार से हम उसके लाने वाले सदस्य के आधार पर क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोशन की, मोशन अर्थात प्रस्ताव की। तो प्रस्ताव जो लाए जाते हैं वो भी सदन में किसके लिए लाए जाते हैं, चर्चा के लिए लाए जाते हैं। तो किसी भी विषय पर चर्चा करनी है उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, प्रस्ताव या मोशन लाना पड़ेगा। तो संकल्प और प्रस्ताव में एक प्रमुख अंतर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमने संकल्प में क्या देखा था कि संकल्प किस विषय पर लाए जाते हैं, लोकहित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लाए जाते हैं, जबकि प्रस्ताव जो लाए जाते हैं सदन में ऐसा आवश्यक नहीं है कि लोकहित के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ही लाए जाएं। किसी भी विषय पर चर्चा करनी है तो उसके लिए क्या लाया जाएगा, मोशन लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। इसी के द्वारा सदन में किसी भी विषय पर चर्चा संभव है, अन्यथा नहीं। अब कौन इसे ला सकता है, कोई भी सदस्य, चाहे वो मंत्री हो या सामान्य सदस्य हो सदन का, उसके द्वारा क्या लाया जा सकता है, मोशन या प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए उसको क्या लेनी होगी, सदन के अध्यक्ष की क्या लेनी होगी, सहमति लेनी होगी। जबकि वहां हमने देखा था संकल्प में सदन अध्यक्ष की अनुमति जो है वो संकल्प को वापस लेने के लिए थी, इंट्रोड्यूस करने के लिए या लाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं चाहिए थी। अब प्रस्ताव जब सदस्य द्वारा लाया जाता है तो सदन उसको क्या कर सकता है, स्वीकृत भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है, या ये भी कह सकता है कि इस रूप में हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, आप इसको संशोधित रूप में लेके आओ, उसके बाद इस पर चर्चा हम सदन में की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से संकल्प और प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हम देखते हैं। संकल्प केवल लोकहित के मुद्दों पर लाया जाता है, जबकि मोशन या प्रस्ताव में किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। इसी प्रकार संकल्प जब लाया जाता है तो उसको वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहिए होती है, जबकि प्रस्ताव को सदन में पेश करने के लिए ही क्या चाहिए होती है, सदन की अनुमति आवश्यक होती है। अब बात करते हैं प्रस्तावों के प्रकार के बारे में। तो मोटे तौर पर प्रस्तावों को 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला मूल प्रस्ताव, या इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है सब्स्टिट्यूट मोशन। दूसरे प्रकार के प्रस्ताव है स्थापन्न प्रस्ताव, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है सब्स्टिट्यूट मोशन। और तीसरे प्रकार के हैं सहायक प्रस्ताव, या इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सब्सिडरी मोशन। एक एक करके इन सभी पे चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मूल प्रस्ताव या सब्स्टिट्यूटिव मोशन। तो तीनों को एक टेबल के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है ताकि तीनों में हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर पाए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मूल प्रस्ताव की। सबसे पहला जो प्रकार है मूल प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव है यानी इसमें विषय जो होता है, यानी जिस विषय पर चर्चा होनी है वो बड़ा ही क्या होता है, स्पष्ट होता है, अर्थात स्वयं वर्णित होता है। बिल्कुल स्वयं वर्णित होता है कि किस विषय पर ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, वो स्पष्ट रूप से उस प्रस्ताव द्वारा क्या होता है, मेंशन होता है। ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर इस प्रकार के मूल प्रस्ताव लाए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति को क्या करना है, हटाना है, तो उस विषय में क्या लाया जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। तो ये किस प्रकार का प्रस्ताव है, मूल प्रस्ताव है, यानी किसी अन्य विषय की आवश्यकता नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको वर्णित करने के लिए। बड़ा क्लियर होता है, स्वयं में क्या होता है, वर्णित होता है। दूसरे प्रकार के प्रस्ताव हैं पूरक प्रस्ताव। पूरक यानी किसी चीज पर क्या है, ये निर्भर है, किसी चीज के पूरक हैं, जैसा कि इनके नाम से क्या है, स्पष्ट है।
तो मूल जो प्रस्ताव होता है, कोई भी जो मूल प्रस्ताव होता है, उसमें यदि क्या होता है, संशोधन करना हो, ठीक है, मूल प्रस्ताव जो लाया गया है, मान लो उसको क्या लाना हो, संशोधित रूप में लाना हो, तो उस मूल प्रस्ताव की जगह जो लेते हैं उसे क्या कह दिया जाता है, पूरक प्रस्ताव कह दिया जाता है। मान लो कोई ए नाम का प्रस्ताव क्या लाया जाता है, सदन के समक्ष लाया जाता है। अब सदन क्या कहता है, जैसा हमने प्रस्ताव के कॉन्सेप्ट में जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्रस्ताव स्वीकार भी कर सकता है सदन, अस्वीकार भी कर सकता है, और सदन ये भी कह सकता है कि इसको संशोधित रूप में लेके आओ। अब इस प्रस्ताव को मान लो संशोधित रूप में लेके आते हैं, संशोधित प्रस्ताव जो है उसको हमने बी कह दिया। तो अब ये जो बी है, ये प्रस्ताव ए का क्या है, संशोधित रूप है, और इसे क्या कहा जाता है, ए का पूरक प्रस्ताव भी हम कह सकते हैं। तो ये हुआ किसका, दूसरा प्रकार, पूरक प्रस्ताव। और तीसरे प्रकार का है सहायक प्रस्ताव। सहायक प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को व्याख्यात करने के लिए, उसका और ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने के लिए उसी के संदर्भ में क्या करा जाता है, लाया जाता है। यानी पहले जो प्रस्ताव ला दिया गया, उस प्रस्ताव के विषय में ही, उस प्रस्ताव के संदर्भ में ही जब कोई अन्य प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे क्या कह देते हैं, सहायक प्रस्ताव कह देते हैं। यानी उसकी सहायता करने के लिए, मूल प्रस्ताव की सहायता करने के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं, ताकि मूल प्रस्ताव हो वो और अधिक स्पष्ट हो पाए। तो जब मूल प्रस्ताव यदि नहीं होगा तो मूल प्रस्ताव के बिना इस सहायक प्रस्ताव का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अपना संदर्भ किससे प्राप्त करते हैं, मूल प्रस्ताव से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब जो सहायक प्रस्ताव है उनको आगे वापस से क्या करा गया है, 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार एंसिलियरी मोशन या अनुषंगी प्रस्ताव, और ये सदन की जो नियमित कार्यवाही है उसमें लाए जाते हैं। जबकि दूसरा है सुपरसीडिंग या प्रतिस्थापक प्रस्ताव, और ये किसी विषय पर चर्चा के दौरान इस प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। और तीसरा है संशोधन प्रस्ताव, जो कि मूल प्रस्ताव में संशोधन के संदर्भ में लाए जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो प्रस्ताव हैं, ये तीनों के तीनों किस प्रकार के प्रस्ताव हैं, सहायक प्रस्ताव हैं, और मूल प्रस्ताव के संदर्भ में ही ये प्रस्ताव सदन में लाए जाते हैं। मूल प्रस्ताव के बिना इनका किसी प्रकार का अस्तित्व या क्या नहीं है, अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। तो ये हुए 3 प्रकार के प्रस्ताव। संकल्प के बारे में भी हम देख चुके हैं, प्रस्ताव के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोनों के मध्य अंतर की। कॉन्सेप्ट दोनों का अब हम समझ चुके हैं, अब अंतर स्पष्ट करने की स्थिति में अब हम आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं संकल्प और प्रस्ताव में क्या अंतर होते हैं। सबसे पहली चीज, संकल्पों पर, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकल्प हो, उन पर क्या जरूरी होता है, सदन में न केवल चर्चा होती है अपितु मतदान भी होता है। जबकि प्रस्ताव के अंतर्गत ऐसा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के सभी प्रस्तावों पर क्या किया जाए, वोटिंग की जाए। कुछ पर वोटिंग होती है सदन में, कुछ पर वोटिंग नहीं होती है। दूसरा, सभी के सभी जो संकल्प होते हैं वो प्रस्ताव भी होते हैं। जितने भी संकल्प हैं वो संकल्प होने के साथ साथ क्या होते हैं, प्रस्ताव भी होते हैं। लेकिन सभी के सभी प्रस्ताव संकल्प हों ऐसा आवश्यक नहीं है। यानी कुछ प्रस्ताव ऐसे भी होते हैं जो संकल्प की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्थापन संकल्प नहीं पेश किया जा सकता। स्थापन मतलब जो संकल्प है उसकी जगह अन्य संकल्प है, जो मूल संकल्प है उसकी जगह अन्य संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जबकि पिछली स्लाइड में आपने देखा है कि मूल प्रस्ताव की जगह क्या किया जा सकता है, स्थापन या संशोधित रूप में प्रस्ताव जो है वो पेश किया जा सकता है, मोशन पेश किया जा सकता है। तो ये थे संकल्प और प्रस्ताव में अंतर की बात। अब बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के संकल्पों के, कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के प्रस्ताव या मोशंस के बारे में, जो कि सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही में क्या किए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। पहला हम देखेंगे क्लोजर मोशन, दूसरा हम देखने वाले हैं स्थगन प्रस्ताव, तीसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, चौथा विशेषाधिकार प्रस्ताव, उसके बात करेंगे हम अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, जो कि समाचार पत्रों में कई बार इसके बारे में आप पढ़ते हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में इस शब्द का जो प्रयोग है समाचार पत्रों में बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि किस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया गया था और किस प्रकार से जो शिंदे थे वो वहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं।
इसी प्रकार निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजर मोशन क्या होता है। क्लोजर मोशन, क्लोजर जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि क्लोज बंद करो, क्या बंद करो, चर्चा को बंद करो। यानी कोई विषय है उस पर सदन में चर्चा हो रही है और जब क्लोजर मोशन लाया गया तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इस विषय पर अब बहुत चर्चा हो गई, अब चर्चा को क्या कर दिया जाए, रोक दो और अब इस विषय पर क्या करवाओ, मतदान करवाओ। इस विषय पर, इस प्रस्ताव पर क्या करवाओ, मतदान करवाओ। तो उसे क्या कह दिया जाता है, क्लोजर मोशन कह दिया जाता है। क्लोजर मोशन के यदि प्रकारों की बात करें तो क्लोजर मोशन के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रमुख प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। पहला सिंपल क्लोजर या साधारण क्लोजर, और इसके अंतर्गत क्या होता है, सामान्य रूप से कह दिया जाता है कि इस विषय पर अब चर्चा हो चुकी है, अब इसको मतदान के लिए रखा जाए सदन में। तो पर्याप्त चर्चा हो जब हो जाती है किसी भी प्रस्ताव पर, क्या हो गई, पर्याप्त चर्चा हो गई, तो जब उसे वोटिंग के लिए रखा जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, साधारण क्लोजर या सिंपल क्लोजर कह देते हैं। दूसरा है कंपार्टमेंट क्लोजर, कंपार्टमेंट, ठीक है, कंपार्टमेंट यानी छोटे छोटे भाग। कंपार्टमेंट किसे कहते हैं, छोटे छोटे भागों को कहते हैं। तो इसमें क्या है, तो सारा का सारा जो प्रस्ताव है उसमें जो विषय वर्णित किया गया है उसे क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। सारे प्रस्ताव के विषय को छोटे छोटे भागों में बांटकर फिर उस पर क्या करवाया जाता है, मतदान करवाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, कंपार्टमेंट क्लोजर के नाम से जाना जाता है। तीसरा है कंगारू क्लोजर, कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर में क्या किया जाता है कि किसी विषय पर जो मोशन लाया गया है, प्रस्ताव लाया गया है, उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं पर, उसके महत्वपूर्ण जो भाग है उस पर क्या कर ली जाती है, चर्चा कर ली जाती है। और महत्वपूर्ण भाग पर चर्चा करने के बाद सारे के सारे विषय को किसके लिए रख दिया जाता है, वोटिंग के लिए रख दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्लोजर को क्या कह दिया जाता है, कंगारू क्लोजर कह दिया जाता है। और उसके बाद है गुलेटिन क्लोजर, क्या कहा जाता है इसे, गुलेटिन क्लोजर। गुलेटिन क्लोजर का तात्पर्य क्या होता है, यदि किसी विषय के ऊपर सदन में क्या लाया गया है, प्रस्ताव लाया गया है, प्रस्ताव के लिए क्या होता है, सदन में एक समय नियत होता है, चर्चा का एक समय क्या होता है, नियत होता है। और वो समय जब क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, चर्चा का जो समय है वो क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो उस प्रस्ताव पर चाहे बाकी चर्चा हुई हो या नहीं, उस प्रस्ताव के सारे भागों पर चर्चा चाहे हुई हो या नहीं हुई हो, अब उसे क्या कर दिया जाता है, जो अचर्चित भाग है, जिस विषय पर चर्चा नहीं हुई है उसे भी, और जिस विषय पर चर्चा हो चुकी है सबके सबको किसके लिए रख दिया जाता है, मतदान के लिए जब रख दिया जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, उसे गुलेटिन क्लोजर कह दिया जाता है। तो ये बात करी हमने क्लोजर मोशन के बारे में, और क्लोजर मोशन के कितने प्रकार होते हैं, उनमें किस किस प्रकार से क्लोजर मोशन लाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले मोशन के बारे में, अगले प्रस्ताव के बारे में, जिसे स्थगन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। स्थगन सामान्यतः आप इसके शब्द से अर्थ लगा सकते हैं। स्थगन का तात्पर्य है निलंबित कर देना, सदन को क्या कर देना, निलंबित कर देना या रोक देना। निलंबित से अधिक उपयुक्त शब्द है रोक देना। किसके लिए रोक देना, कोई जरूरी काम के लिए क्या कर देना, सदन को रोक देना। तो क्या होता है इसमें, कोई आवश्यक लोक हित का मुद्दा है, उस पर सदन में क्या करनी है, चर्चा करनी है, तो उस पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो स्थगन प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है, सदन को रोकने के लिए। क्यों रोका जाता है कि सदन रुको, हे सदन रुको और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करो, जो कि किससे संबंधित है, जनता से संबंधित है, महत्वपूर्ण लोक हित पर चर्चा के लिए इस स्थगन प्रस्ताव को लाया जाता है। और स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्या है, 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। और स्थगन प्रस्ताव विशेष आपको ध्यान रखना है, केवल कहां लाया जा सकता है, केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। क्यों, उसका कारण है कि स्थगन प्रस्ताव में कई बार क्या होता है, निंदा भी शामिल होती है, निंदा प्रस्ताव भी शामिल होता है। और चूंकि निंदा प्रस्ताव केवल क्या होता है, निंदा प्रस्ताव में सरकार की निंदा की जाती है, तो निंदा केवल कहां की जा सकती है, लोकसभा में की जा सकती है, राज्यसभा में नहीं। इसी कारण स्थगन प्रस्ताव केवल कहां लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में
लाया जाता है, क्योंकि सरकार या मंत्री परिषद केवल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अब इस पर कम से कम 2.5 घंटे की क्या होती है? स्थगन प्रस्ताव पर 2.5 घंटे की कम से कम क्या होती है? चर्चा होती है। दूसरी चीज, एक ही विषय पर यह क्या लाया जाता है? स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक स्थगन प्रस्ताव के द्वारा केवल एक विषय पर ही चर्चा हो सकती है, एक स्थगन विषय के अंतर्गत ज्यादा विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती, ठीक है। और जो विषय इस स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत जो विषय लाया जा रहा है, जिस पर चर्चा की जानी है, वो बिल्कुल क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, तथ्यात्मक होना चाहिए और वेरी अर्जेंट, अति आवश्यक होना चाहिए कि सदन को इसके लिए रोका जाए और इस पर चर्चा की जाए। निश्चित, डिटरमाइंड होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा टू द पॉइंट ये विषय होना चाहिए। और जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं, किससे संबंधित हो? पब्लिक इंटरेस्ट या लोक हित से ये संबंधित होना चाहिए, तब ही वो क्या कहलाएगा? स्थगन प्रस्ताव कहलाएगा और स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत उस पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ जिस विषय पर, जिस मुद्दे पर क्या लाया जा रहा हो, स्थगन प्रस्ताव लाया जाना हो, वो वर्तमान से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 साल पहले के किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। सदन के विशेषाधिकार या कोर्ट केस से संबंधित किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। और सदन के कोई अन्य जो सत्र है, उसमें यदि उस विषय की चर्चा हो चुकी हो तो भी क्या नहीं लाया जा सकता? उसके विषय में स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। साथ ही साथ यदि किसी अन्य प्रस्ताव, किसी दूसरे मोशन के माध्यम से यदि सदन में वो विषय लाया जा चुका है, तो भी उसके विषय में क्या नहीं लाया जा सकता? स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत कॉन्सेप्ट क्या है कि स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत जो विषय हो, वो सबसे पहली चीज तो लोकहित से संबंधित हो और पूर्णतः क्या हो? तथ्यात्मक हो, बिल्कुल स्पष्ट मुद्दा हो और वर्तमान से संबंधित हो, और दूसरी जगह उसकी किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई हो, तो उसके विषय में क्या लाया जा सकता है? स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब अगले प्रकार का प्रस्ताव है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बिल्कुल नाम से स्पष्ट है कि क्या करना है? ध्यान आकर्षित करना है। किसका? सदन का। किस मुद्दे पर? लोकहित के मुद्दे पर, ठीक है। अब सदन के कुछ सदस्य क्या होते हैं? मंत्री भी होते हैं। तो यहां सदन का ध्यान आकर्षित करने से तात्पर्य है मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना। किसी मंत्री के ध्यान को आकर्षित करने के लिए या मंत्री से कोई जवाब चाहने के लिए सदन के सदस्यों द्वारा क्या लाया जाता है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। लोकहित का कोई मुद्दा है, उस पर मंत्री से उनको क्या लेना है? सदन के किसी सदस्य को जवाब लेना है या मंत्री से अधिकृत बयान प्राप्त करना है उस विषय पर, तो क्या लाया जाएगा? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। और संबंधित मंत्री, जो इस विषय से संबंधित मंत्री होगा, वो उस पर क्या देगा? जवाब देता है या अधिकृत बयान देता है। और ये जो है, ये भारतीय संसद के प्रक्रिया नियमों के तहत अपनाया गया विशेष प्रकार का नवाचार है। तो इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को हम क्या कह सकते हैं? भारतीय नवाचार भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत की संसद में ये प्रचलित है। उसके बाद आता है अगला विशेषाधिकार प्रस्ताव। और विशेषाधिकार प्रस्ताव ये भी बिल्कुल नाम से आपको स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत विशेषाधिकार के संबंध में बात की जाती है। और विशेषाधिकार किसको दिए गए हैं हमारे संविधान में? सदन को, सदन के सदस्यों को, संसद की समितियों को और उसके सदस्यों को। अब यदि किसी मंत्री द्वारा, सरकार का कोई मंत्री है, उसने किसी प्रकार का तथ्य क्या है, या तो छिपाया है या गलत रूप से पेश किया है, और उसके कारण या तो सदन को या सदन के किसी सदस्य के विशेषाधिकारों का क्या हो गया? हनन हो गया। अब विशेषाधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पिछली क्लासेस जो है उसमें विस्तार से चर्चा की है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो यदि किसी सदन के सदस्य का विशेषाधिकार का हनन होता है, कैसे? कोई मंत्री क्या कर ले? तथ्य छिपा ले या गलत तथ्य पेश कर दे, उसके कारण सदन का या उसके किसी सदस्य का क्या होता है? विशेषाधिकार का हनन होता है। तब वो क्या लेके आएगा? तब वो विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आ सकता है। और इसका उद्देश्य होता है मंत्री की निंदा करना। संबंधित मंत्री जिसने फैक्ट छुपाए हैं, तथ्य छुपाए हैं, जिसके कारण विशेषाधिकारों का हनन हुआ है, उस मंत्री की निंदा करना क्या होता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव का लक्ष्य होता है। अब अगले हैं अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। मिलते जुलते एक दूसरे से हैं ये, इसलिए तुलनात्मक रूप से हम इनका अध्ययन करेंगे।
इधर अविश्वास प्रस्ताव टेबल के एक साइड में और टेबल के दूसरी साइड में है निंदा प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के प्रति अविश्वास होने पर यदि सदन को यह लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उसमें क्या नहीं रहा है, लोकसभा का विश्वास नहीं रहा है, बहुमत में सरकार नहीं है, तो क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और यह केवल किस में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। इसी प्रकार सरकार की निंदा के लिए क्या लाया जाता है, लोकसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 लोकसभा के सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिना सदस्यों के समर्थन के किसी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत सदस्य के द्वारा भी ये लाया जा सकता है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो पूरी की पूरी मंत्री परिषद अर्थात सरकार के विरुद्ध लाया जाता है कि सरकार को अब सदन में क्या नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं है। जबकि निंदा प्रस्ताव केवल एक मंत्री या मंत्रियों के समूह, एक से अधिक कुछ मंत्रियों के समूहों पर लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता है, यानी सदन को ऐसा कोई कारण बताना आवश्यक नहीं है कि किस लिए क्या किया जाए, इस अविश्वास प्रस्ताव को क्या करा जाए, स्वीकृत किया जाए। जबकि निंदा करनी है निंदा प्रस्ताव के माध्यम से, तो सदन को कारण बताना होता है कि ये निंदा प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है। यदि पास हो जाता है कौन, अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो गया है, पारित हो गया है कहां, लोकसभा में, तो उसका तात्पर्य क्या होगा कि सदन में बहुमत नहीं है वर्तमान मंत्री परिषद या सरकार का, तो मंत्री परिषद को क्या देना होता है, त्यागपत्र देना होता है। और चूंकि निंदा प्रस्ताव केवल किसके विरुद्ध लाया गया है, एक या एक से ज्यादा मंत्रियों के विरुद्ध लाया गया है, तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र यहां नहीं देना होता है। तो ये मुख्य अंतर थे अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में। अगले प्रस्ताव की तरफ चलते हैं, वो है धन्यवाद प्रस्ताव या थैंक्स मोशन। और धन्यवाद प्रस्ताव के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति जब अभिभाषण देता है, राष्ट्रपति जब अभिभाषण देता है सदन में, तो उस अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए दोनों सदनों में क्या लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, वैसे ही ब्रिटेन में क्या देता है, वहां का जो किंग होता है, वहां का जो राजा, आप देखेंगे कि भारत में गणतंत्र प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में लोकतंत्र के साथ में क्या है, राजतंत्र प्रणाली भी हमें देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि वहां के शासन का जो प्रमुख है वो अभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी ही क्या करा जाता है, चुना जाता है। जबकि भारत में उसका क्या होता है, चुनाव के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से क्या होता है, नियुक्ति होती है। तो हम देखते हैं कि धन्यवाद जो प्रस्ताव है वो ब्रिटेन में जो राजा भाषण देता है सदन में, उससे इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि ब्रिटेन में भी इसी प्रकार का भाषण क्या दिया जाता है, वहां के राजा द्वारा दिया जाता है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव, विशेष तथ्य आप ध्यान दें यहां पर, यदि धन्यवाद प्रस्ताव क्या नहीं होता है, पारित नहीं होता है सदन में, तो सरकार के विरुद्ध अब क्या माना जाता है, यदि अभिभाषण प्रस्ताव क्या नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ, तो ऐसा माना जा सकता है कि सरकार का क्या नहीं है, बहुमत नहीं है, और इसके आधार पर अब क्या लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। तो ये था धन्यवाद प्रस्ताव। अब अगले प्रस्ताव की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कटौती प्रस्ताव या कट मोशन। कटौती प्रस्ताव या कट मोशन, कट इसके नाम से स्पष्ट है, कटौती करने के लिए लाया जाता है। किसमें कटौती करने के लिए, अनुदान की मांग पर कटौती। अब अनुदान की मांग क्या होती है, क्या होता है, जब भी सरकार को पैसा खर्च करना होता है तो उसे खर्च करने के लिए पैसा कहां से लेना होता है, भारत की संचित निधि से, या राज्य के मामले में राज्य की संचित निधि थी। इस संचित निधि से पैसा निकालने के लिए सदन की अनुमति की या संसद की अनुमति की जरूरत होती है, ठीक है। और संसद की जो अनुमति होती है वो किसके माध्यम से ली जाती है, अनुदान मांगों के रूप में ली जाती है। उसके लिए अनुदान मांग रखी जाती है, और अनुदान मांग के बाद में एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक पास होता है, और उसी के बाद में संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। तो अनुदान की मांग में जो राशि मांगी जाती है सरकार के द्वारा, उसमें कटौती करने के लिए क्या लाया जाता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। उस पर क्या करा जाता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। और यह कटौती प्रस्ताव एक मांग के लिए केवल एक कटौती प्रस्ताव, एक अनुदान की मांग के लिए एक कटौती प्रस्ताव, यानी अलग अलग अनुदान की मांगों के लिए
अलग अलग कटौती प्रस्ताव चाहिए होते हैं। यदि कटौती प्रस्ताव पास नहीं होता है तो इसका तात्पर्य क्या है, सरकार बहुमत में नहीं है, ऐसा तात्पर्य निकाला जा सकता है। और अब क्या करा जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है सरकार के विरुद्ध, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। दूसरी चीज, कटौती प्रस्ताव में किसी भी प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। और कानून के संशोधन से संबंध में भी किसी प्रकार का कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। साथ ही साथ संसदीय मुद्दों के अतिरिक्त जो अन्य मुद्दे हैं, अन्य विषय हैं, केवल संसदीय विषयों के संबंध में ही क्या लाया जा सकता है, कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है, अन्य मुद्दों पर नहीं लाया जा सकता। और देखिए, संचित निधि से जब व्यय करना होता है तो दो प्रकार के व्यय करने होते हैं। संचित निधि से या सरकार की जो निधि होती है उससे पैसा निकाला जाता है, वो दो रूपों में निकाला जा सकता है। एक तो ऐसे खर्चे जो संचित निधि पर भारित हैं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो वेतन भत्ते होते हैं वो, यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके वेतन भत्ते, ये सभी के सभी संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इन पर किसी प्रकार का कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इनके अतिरिक्त जो अन्य खर्चे होते हैं, अन्य व्यय होते हैं, उन पर ही कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो कटौती प्रस्ताव किस किस पर नहीं लाया जा सकता, असंसदीय मुद्दों पर नहीं लाया जा सकता। दूसरा, ऐसे व्यय जो संचित निधि पर भारित हैं उन पर कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा कोर्ट के शत्रुता से संबंधित या किसी अन्य सदन में, या क्या कह सकते हैं, अन्य सत्र में, सदन के किसी अन्य सत्र में क्या है, किसी विषय पर चर्चा हो चुकी है, उन मुद्दों पर भी कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो कटौती प्रस्ताव क्या होना चाहिए, केवल संसदीय मुद्दों पर लाया जा सकता है। एक अनुदान की मांग से संबंधित एक ही कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। कोर्ट केस से संबंधित मुद्दों से पर, या किसी सदन के अन्य सत्र में चर्चित किसी मुद्दे पर, या फिर कानून के संशोधन से संबंधित किसी मुद्दे पर, या फिर संचित निधि पर जो भारित व्यय है, उन सभी पर क्या नहीं लाया जा सकता, कटमोचन या कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो आज की क्लास में संकल्प और प्रस्तावों के बारे में विस्तृत रूप से हमने चर्चा की, इनमें प्रमुख अंतरों को हमने देखा, साथ ही साथ विशेष प्रकार के जो प्रस्ताव सदन के समक्ष लाए जाते हैं उनमें प्रक्रिया किस प्रकार की अपनाई जाती है, किसके संबंध में वो लाई जाते हैं, इन सभी के मुद्दों पर हमने आज की क्लास में जो है चर्चा की। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।